अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। सो अब हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ये कि बेसिकली कहानी शुरू होती है चैप्टर 1 में, जब हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। उस वक्त हमने एक चीज पढ़ी थी, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या था, ये आपकी एक लाइन हो गई और उस पे है ना आपने नंबर्स लगा दिए। तो बीच में आ गया हमारे पास 0, उसके राइट पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और लेफ्ट साइड पे आ गए नेगेटिव नंबर्स। अब ये नंबर लाइन क्यों बनाई हमने, ये देखने के लिए विजुअली, यार हम देख सकें कि नंबर्स कैसे विजुअली है ना दिखते हैं। ठीक है, एक लाइन पे कैसे दिखते हैं, ये हमने ऐसे ही बना ली। इससे है ना हमें कुछ चीजें पता चल जाती हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि एक नंबर से कम होती हैं चीजें। ठीक है, तो वो उस साइड पे आ जाती हैं, ऐसी हमने चीजें पढ़ी हैं। तो इससे हमें एक जरिया मिल जाता है जिससे हम चीजें विजुअली देख सकें कि चल क्या रहा है। ठीक है, सो कहानी है ना शुरू हुई थी हमारी इस नंबर लाइन से। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट लाइन या फिर एक सिंपल लाइन हुई। अब होता यह है कि लेट्स से हमारे पास 2 पॉइंट्स पड़े हुए हैं। एक हो गया आपका ये पॉइंट 1 और दूसरा पॉइंट हो गया आपका 5। ठीक है, अब मुझे जाना है 1 से 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि मेरे पास थे पहले फॉर एग्जाम्पल एक समोसा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास था एक समोसा इफ्तारी के वक्त। ठीक है, और अम्मा आती है, अम्मा है ना मुझे 4 और समोसे देती है, 5 समोसे हो जाते हैं मेरे पास। ठीक है, अम्मा आती है, वो है ना मुझे 5 समोसे इन टोटल दे देती है। अब सवाल ये है कि मेरे पास कितने यहाँ पे समोसे आए, ज्यादा। पहले ये मेरा है बिफोर। ठीक है, ये मैं कहूंगा बिफोर।
और ये हो गया मेरा आफ्टर। फर्क क्या है? तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंस लेते हैं इनका, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है ना आफ्टर माइनस बिफोर, हम क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे। तो मैं क्या करूंगा 5 करूंगा और -1 कर दूंगा। मैं क्या ले रहा हूं इनका डिफरेंस कि इनमें फर्क कितना है। तो मुझे पता चल जाता है 4, 5 - 1 मैंने किया 4। अच्छा मुझे है ना अम्मा 4 और समोसे देके गई, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है 4 मतलब क्या, मैं नंबर लाइन पे 4 दफा और आगे जा रहा हूं। 1 2 3 और 4, 4 दफा मैंने आगे जंप मारा, ठीक है। क्या मतलब 4 और समोसे मुझे मिले। मैंने क्या किया, जो मेरी क्वांटिटी आखिर में जाके होती है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया जो मेरी पहले क्वांटिटी, तो उससे मुझे चेंज पता चल जाता है। वो चेंज मेरा क्या है 4, ठीक है। या फिर उससे हम नंबर लाइन पे ये जो हमारी चीज है इससे हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जो मेरा डिस्टेंस है, मैंने जो नंबर लाइन पे ट्रैवल किया, ठीक है, ये है आपका 4 डिस्टेंस। कहानी है ना यहां से शुरू हुई थी असल में। तो यही वही सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। कोऑर्डिनेट जो आपकी लाइन होती है या फिर एक सिंपल लाइन है, आप क्या करते हैं कि आप बिफोर माइनस आफ्टर करते हैं। सो लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम -4 पे थे और बाद में हम आ जाते हैं लेट्स से 2 पे, ठीक है। तो यहां से मुझे लेके यहां तक मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 माइनस -4, ठीक है। या फिर मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, आफ्टर माइनस बिफोर। अब बाद में जाके मेरे पास क्या वैल्यू हो गई समझे, +2, ठीक है। +2 समोसे हो गए। माइनस मैंने कर लिया किससे, बिफोर। बिफोर शुरू में कैसे क्या था मेरे पास वैल्यू -4, समझे आपके पास कर्ज था समोसों का, ठीक है। तो यहाँ पे -4 हो गया। अब यहाँ पे माइनस और माइनस जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 हो जाता है 6। अच्छा जो मेरा डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया वो है 6, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। शुरू कहानी हुई थी यहां से, ठीक है। ये आपको लेंथ है। तो यहाँ पे ये आपका एग्जांपल है। ये क्या कह रहा है कि पॉइंट ए देखो और पॉइंट बी देखो, इनके बीच में डिस्टेंस बताओ। अब इसके कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप छलांगे मारें, जैसे मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि आपके पास एक समोसा है, आपने एक और छलांग मारी तो आपको एक और समोसा, 2 समोसे हो गए। फिर आपने तीसरी, फिर चौथी, ये ऐसे ही करके आपने 4 दफा छलांगे मारी। आपने देखा कितनी दफा आपने जंप मारा, तो 4 दफा आपने मारा। ये एक तरीका है। तो जैसे ए हो गया और बी हो गया, मैं देखूं जंप कितनी दफा मुझे मारना पड़ रहा है, 1 या 2, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो है क्या, यहाँ पे 2। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, बिफोर माइनस आफ्टर करके, सॉरी आफ्टर माइनस बिफोर करके। हमें पता है कि बाद में जाके हमें क्या करना है, ए से लेके बी तक जाना है, ठीक है। ए से लेके बी तक जाना है। तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर, आफ्टर क्या, मेरी वैल्यू जो बी पे है तो वो है मेरी -4, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था आफ्टर माइनस बिफोर। तो मेरी जो वैल्यू शुरू में थी वो क्या थी, सॉरी आखिर में जो थी वो क्या थी मेरी वैल्यू -4। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो मेरी वैल्यू शुरू में थी बिफोर में, ठीक है। तो वो क्या मेरी वैल्यू, ये ए, मैं ए पे था और मैं ए से गया हूं बी पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे -4 -6 कर दिया। तो ये क्या हो जाता है, -4 + 6, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाता है। सो ये हो गया आपका 2, मतलब मैं +2 से या 2 यूनिट से आगे बढ़ा हूं, ठीक है। ये है ना एक एग्जाम्पल हो गई। फिर वही सेम चीज हमने है ना आगे जाके ए और सी के साथ कर ली। ए और सी में क्या हो गया, ए मेरे पास क्या है -6, सी क्या है मेरे पास -2। अब मैं क्या करूंगा, वापसी वही कैलकुलेशन करने वाला हूँ, -2 -6। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास 4 हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी यू है ना डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट होता है। सो ये पहला आपने क्या वो, ठीक है, वो चीज करता हूँ। जो लिटरली 2 मिनट पहले आया है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे क्लास में, और मैंने ऑलरेडी बताई है ये चीजें, ठीक है, ठीक है। सो बेटा आपके पास जितने ग्रुप है, हमें हमारे पास उससे हजारों और ज्यादा ग्रुप है। आप लोग के भी सारे अलग अलग डाउट ग्रुप्स है। सो आपने भी है ना हमारी तरह हैंडल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि डिस्टेंस है ना आपका, जैसे हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक आपका स्केलर और दूसरा हो गया आपका वेक्टर। हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस जो आपका है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है आपके पास, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, कोई डायरेक्शन नहीं होती उसके पास, तो उसकी वजह से हम मैथ्स में अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस जो है आपका वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला हम लेते हैं, यहाँ पे ए से बी हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी ए कॉमा बी, ये क्या है आपका डिस्टेंस है। सो अगर मैं ए से बी जाता हूं तो ये मेरा क्या होगा, +2, मतलब मैं 2 पॉइंट्स आगे गया। लेकिन अगर मैं बी से ए जाता हूं, उल्टा करता हूं मैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, बी से ए उल्टा जाता हूं, तो उसमें क्या हो रहा है कि कहानी चेंज हो रही है। चेंज होने से मतलब मैं अब -2 जा रहा हूं, असूलन तो ये होना चाहिए, लेकिन -2 क्या है, अगेन ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप डायरेक्शन काउंट कर रहे हैं इसमें। लेकिन हम क्या फिगर आउट कर रहे हैं, हम फिगर आउट कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस। उसकी वजह से आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आपके पास जो -2 है, आप उसको -2 नहीं, आप उसको लिखेंगे एज +2। तो आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव में, आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ले रहे हैं डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो उसकी वजह से जब आप इधर कैलकुलेशन में आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मॉड्यूलस का साइन पड़ा हुआ है। मॉड्यूलस क्या करता है, सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर लेता है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर लेट से आपने किया 6 - 8, ठीक है, 6 - 8, और मैं अब डाल देता हूं मॉड्यूलस यहाँ पे, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, मेरे पास क्या आ जाता है, -2। अब मेरा डिस्टेंस -2 तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स की है ना, हम लॉस फॉलो कर रहे हैं, तोड़ना नहीं चाहते हो। तो मॉड्यूलस हमने पढ़ा हुआ है कि मॉड्यूलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर लेता है, तो -2 से क्या बन जाता है, 2, ताकि ये डिस्टेंस रहे और डिस्प्लेसमेंट ना रहे। ठीक है, सो आपके पास कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आती है, आप हमेशा क्या करेंगे, कैलकुलेशन में मॉड्यूलस डाल देंगे, ताकि आपके पास नेगेटिव वैल्यूज ना आए, क्योंकि आप निकाल रहे हैं क्या, वो आपकी एक सेकेंड, सो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, डिस्टेंस इज लेंथ नॉट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो नहीं निकाल रहे। ठीक है, सो हर जगह पे आप मॉड्यूलस लगाएंगे, और कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू आई आप उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड एफ हो गया, ए हो गया आपका -6 और एफ हो गया आपका 5, आप क्या करेंगे, 5 मॉड्यूलस, ठीक है, माइनस -6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 + 6 हो गए मॉड्यूलस 11, या फिर 11 आ जाता है आपका आंसर, तो इसकी वजह से इसका आंसर 11 हो गया। ठीक है, सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर करके आपको बताई थी आफ्टर माइनस बिफोर करके, वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है डिस्टेंस की, कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया, नेक्स्ट चीज आती है कि अब हम 1 डिमेंशन से 2 डिमेंशन में जाएंगे। क्या मतलब, ग्राफ पे हम जाने वाले हैं। सो जो हमारा नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में क्या हो गया, हमारे पास ये एक नंबर लाइन हो गई। ठीक है, ये मेरा हो गया यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे 4, ये मैंने एक नंबर लाइन हो गई मेरी। अब मैं क्या करूंगा, इसी सेम नंबर लाइन को मैं रिपीट करूंगा, लेकिन ये मेरी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। मैं इसी सेम नंबर लाइन को वर्टिकली बनाऊंगा। क्या मतलब, ऐसे यूं सीधे करके मैं बनाऊंगा। सो मेरी जो वर्टिकल लाइन है वो ऐसे ही हो गई। ठीक है, और अब क्या होने वाला है कि मैं नंबर लाइन को वर्टिकल करके, मतलब आप समझे कि स्क्रीन आपकी क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है, ऐसे यू हो गई है। ठीक है, सो अब आप क्या कर रहे हैं कि समझे, नंबर लाइन आपकी यू बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने 2 यहाँ पे लिखा और ये मैंने 4 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो समझे आपकी स्क्रीन है ना, आपने टेढ़ी कर दी, मैं अब नॉर्मल कर रहा हूं उसको, और आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे यूं नंबर्स बना लिए, आपकी है ना अब नंबर लाइन वर्टिकली बन गई। ये होता है आपका ग्राफ। अब ग्राफ में आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है जो हमारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने हॉरिजॉन्टल वैल्यू रखी यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरा 3। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और फिर हम एक वर्टिकल वैल्यू हो गई हमारी लाइन यहाँ पे, उसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। सो लेट्स से अब मैं है ना एक डॉट बनाता हूं इधर, या मैं इधर बना लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूं,
नीचे पढ़ने वाला हूँ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे वैल्यू आती है मेरी, कहाँ पे टच करता है, ये मैं देखता हूँ 4 पे टच हो रही है, तो मेरी जो एक्स वैल्यू है वो हो जाती है 4 सबसे पहले। दूसरा मैं वाई एक्सिस को देखता हूँ कि टच कहाँ पे हो रही है, तो ये मैंने देखा यहाँ पे टच हो रही है, तो ये क्या हो जाता है 3। तो अब जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं या जो मेरी वैल्यूज हैं वो है 4,3। एक्स एक्सिस पे मेरी वैल्यू है 4 जो मेरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गई, और मेरी वाई एक्सिस है जो मेरी वर्टिकल नंबर लाइन है, उसमें क्या हो गई मेरी वैल्यू 3, उसे हम कहते हैं वाई। सो ये मेरे होते हैं कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में, या फिर इसे हम कार्टेशियन ग्राफ भी कहते हैं। सो ये हमारा क्या होता है, एक ग्राफ। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे कहानी चेंज ये हो जाती है कि लेट से मैंने वही एक ग्राफ लिया सेम, एंड इस ग्राफ में होता यह है कि मेरा एक पॉइंट हो गया ये, और दूसरा पॉइंट मेरा आ जाता है लेट से यहाँ पे। इसकी मैं वैल्यूज पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ तो ये देखता हूँ मैं 1 है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ ये भी 1 है। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया 1,1। ठीक है, सो ये मेरा क्या हो गया 1,1। अब मैं कहता हूं कि यार पहले जैसे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था, मतलब क्या, मैं जा रहा था -4 से लेस से 2, या फिर मैं जा रहा था 1 से 5। अब मैं इस ग्राफ पे आता हूं, ठीक है, इस वर्टिकल ग्राफ पे आता हूं, और मुझे जाना है 1,1 से 4,3। मुझे क्या करना है, मुझे जाना है 1,1 से 4,3 तक। अब इसका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूं? सो अब इसके है ना दो तरीके हैं। ठीक है एक तरीका, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। किताब में आप आएंगे, किताब में लिखा हुआ है ये। अब ये एक भयानक सा थोड़ा सा फॉर्मूला है, आप बोलेंगे सर ये याद करना पड़ेगा। यस, याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, क्या मतलब, आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर के। ठीक है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, और ये होना चाहिए आपको याद। ये अगर आपको याद नहीं तो मतलब समझे कि आप है ना स्कूल छोड़ दें, और आप है ना मैथ्स छोड़ दें। आप पता नहीं पढ़ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, क्लास में आप सो रहे होते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपको याद नहीं, तो मतलब समझे आपने मैथ्स को गाली दे दी, आपने है ना बदतमीजी की है मैथ्स के साथ। पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तक याद काम आएंगे आपको। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लगाएंगे इधर। पाइथागोरस थ्योरम ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन को मैं है ना एक्सटेंड करने वाला हूँ, जैसे हमने फिजिक्स में की हुई है। क्या, मैं इस लाइन को रीड्रॉ करूंगा। मैं यहां से एक ऐसी सीधी लाइन बनाऊंगा यहां से लेके यहां तक, फिर मैं वापसी वही सेम लाइन बनाऊंगा लेकिन ऊपर की तरफ। तो मैंने क्या किया, दो सीधी लाइंस बना ली। एक ये ऑरेंज कलर की लाइन मैंने सीधी वाली बना ली, और दूसरा मैंने ये ब्राउन कलर की सीधी लाइन बना ली। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें पता है, वो पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने हमें है ना c² इज इक्वल टू a² प्लस b² सिखा के गए हैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लिख लिया c, यहाँ पे लिख लिया a, और यहाँ पे लिख लिया b। और अब है ना मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकता हूँ। कहानी बहुत सिंपल हो गई। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कैसे लगेगा, सबसे पहले तो मुझे c निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है आपका, c हाइपोटेन्यूज, ये हमें निकालना है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ऑरेंज लाइन और ब्राउन कलर की लाइंस है, ठीक है, जो होगा आपके a एंड b, इनकी वैल्यूज मुझे निकालनी है। अब मैं ये कैसे निकालूं, तो बहुत सिंपल चीज है। अभी हमने थोड़ी देर क्या पहले पहले पढ़ा था, मुझे ये पार्ट और ये पार्ट निकालना है। ये देखे ना स्ट्रेट लाइन है, जैसे नंबर लाइन हमारी होती है ना,
जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम मैंने जंप मार सकते हैं, तो इसमें भी हम जंप मार रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हमने क्या किया, जंप मारा यहाँ पे कितनी दफा, 3 दफा। तो मैं कहां से लेके कहां तक गया, 1 से लेके 4 तक गया। तो ये मेरी जो लेंथ है इस लाइन की, क्योंकि ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन, तो उसकी वजह से मैं तो बस वही जो हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले एक पेज पहले पढ़ा था, वही सेम चीज यहाँ पे मैं लगा दूं। तो वो करके क्या हो जाता है, मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाता है। ठीक है, मैंने क्या किया, आफ्टर माइनस बिफोर कर दिया। तो मेरा आफ्टर क्या था 4, माइनस क्या करूंगा, बिफोर मेरी वैल्यू क्या थी, वो क्या थी 1। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर दूसरा मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। अरे नो इश्यूज, ये मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 1, और इधर क्या आती है 3। अब मैं क्या करूंगा, बिफोर आफ्टर माइनस बिफोर कर लेता हूं। मैंने कितनी दफा यहाँ पे जंप मारा, 1 और 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर लिया 3 जो मेरी आफ्टर वैल्यू है, माइनस 1 कर लिया, तो मेरे पास 2 आ जाता है। अच्छा, मुझे पता चल गया ये वैल्यू है 2। अब बहुत आसान हो गया, अब मुझे क्वेश्चन मार्क या फिर हाइपोटेन्यूज निकालना है, जिसका मुझे फॉर्मूला पता है, वो हमने नीचे थोड़ी देर पहले लिखा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था हमारा, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है आपका 9, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 9 प्लस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमारा क्या होता है 4 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। तो इसको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा, तो मेरी ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये है बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। तो ये मेरा डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो यहां जैसे हम क्या कर रहे थे, छलांग मार रहे थे ना, आफ्टर माइनस बिफोर कर रहे थे। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। समझे आप, जैसे मैंने कहा था ना पेज रोटेट कर लो, तो समझो पेज हमने रोटेट कर लिया। अब आप नंबर लाइन को ऐसे यूं देखो, ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 3 गया हूं, मैं 2 दफा जंप मारा है मैंने यहाँ पे, तो इसलिए ये मेरा 2 हो गया। ठीक है, मैं बस चेक कर रहा हूं कि ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस मुझे पता चल जाता है, वो है आपका 2। ठीक है, फॉर्मूला जो है आपको, इनफैक्ट एक सेकंड, ये देखें कितना है। ओ, फिर तो एग्जाम्पल केसेस है, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.1 सही है। ठीक है, अगर लेट्स से आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज, आपने ये मेथड लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड है ना जो मैंने आपको अभी बताया है, वो असल में वही सेम चीज है एज आपका फॉर्मूला। क्या मतलब, वापसी ग्राफ बनाते हैं एक। ठीक है, इधर आते हैं हम। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, हम बनाएंगे यहाँ पे एक ग्राफ, एक दूसरे कलर से, ब्लैक ले लिया हमने, और यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी। और क्या किया मैंने यहाँ पे मेरे पास आ गया एक पॉइंट, इससे मैं कहूंगा x1, y1। और ये मेरा एक और पॉइंट हो गया यहाँ पे, इससे मैं बोलूंगा x2, y2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि निकालनी है इस लेंथ को, इस लेंथ को मैं कहने वाला हूं c। ठीक है, अब मैंने आपको क्या तरीका बताया कि आप क्या करेंगे कि एक लाइन ऐसे बनाई हमने और एक लाइन हमने ऐसे ही बनाई। इसको कोई और कलर करते हैं, पर्पल कर लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मुझे चाहिए ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो ये मेरा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये क्या होने वाला है मेरा यहाँ पे x2, y1। ठीक है, सो अब ये x2, y1 कैसे हुआ, क्योंकि मैं x कोऑर्डिनेट में आगे जा रहा हूँ, y की जब बात आती है y मेरा सेम रहेगा, तो इसकी वजह से ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो होने वाला है x2, y1। जैसे ऊपर अगर मैं आपको कहता हूं कि इसकी वैल्यू पढ़ो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी 4, 1। तो आप देख रहे हैं y वैल्यू आपकी सेम है, नो इश्यूज।
x और जो x वैल्यू है वो आपकी इसकी तरह सेम है, ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे है। सो अब क्या करते हैं आप कि इस ग्राफ पे आ गए x2 और x1, ठीक है, आपने क्या करना है x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमारे पास पहले यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1 था, हमने क्या कर लिया 4 माइनस 1 कर लिया ताकि हमारे पास 3 आ जाए। तो हमने क्या कर लिया 4 माइनस 1। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ ये कोई सा भी कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे x2 माइनस x1। आप x2 माइनस x1 करते हैं, उससे क्या आ जाता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब का पहला पार्ट आ जाता है a किसके बराबर हो गया a इज इक्वल टू x2 माइनस x1। आपने क्या किया इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इस वैल्यू से 4 माइनस 1 कर लिया आपने, सबसे पहली चीज, ठीक है, सिंपल। फिर आपने वही सेम चीज इस लाइन के लिए कर ली। ये वाली जो लाइन है हमारी बी के लिए क्या करना है हमें, हमारे पास यहाँ पे पहले वैल्यू थी 3 और यहाँ पे थी हमारे पास 1, हमें 3 माइनस 1 करना है, मतलब y2 माइनस y1। जो मेरा y कोऑर्डिनेट इधर का है इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया इससे, तो मेरे पास अब क्या हो गया y2 माइनस y1। तो b इज इक्वल टू पहले क्या था 3 माइनस 1, अब इस केस में 3 नहीं y2 है और y1 नहीं, और सॉरी 1 नहीं y1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब y2 माइनस y1, ठीक है, सिंपल। अब जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम था c इज इक्वल टू, मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट इधर डाल रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर रूट जो यहाँ पे था मैं उस साइड पे स्क्वायर रूट करके लिख रहा हूँ। c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका वही पाइथागोरस थ्योरम है, बस मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट जो है वो मैंने एडवांस में, यहाँ जो मेरा स्क्वायर था यहाँ पे मैंने उसको एडवांस में इधर स्क्वायर रूट किया। अब a मुझे पता है किसके बराबर है x2 माइनस x1 जो अभी मैंने किया, और b किसके बराबर है y2 माइनस y1। नो इश्यूज, यहाँ पे डाल देते हैं। a को हमने क्या बोला हुआ है अभी x2 माइनस x1, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, प्लस b मेरा क्या है y2 माइनस y1, अभी अभी किया हमने, तो ये मेरा y2 माइनस y1 स्क्वायर हो गया। और c क्या है मेरा डिस्टेंस, तो मैं इसको लिख लेता हूं d एज डिस्टेंस a कॉमा b। बस ये आ गया आपका फॉर्मूला जो बुक ने यहाँ पे आपको फेंक के दे दिया कि रट्टा मारो, ठीक है। तो बस ये हो गया काम। अब इससे हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, एंड यहाँ पे थोड़े से और प्रैक्टिस सवाल हो गए। अब आपने क्या करना है कि 15 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे सिंपल जो शॉर्टकट ट्रिक है, आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 3 एंड 4 एंड 15। आपने क्या करना है कि जो आपकी x वैल्यूज है -1 और 4, इनके बीच में डिस्टेंस चेक करना है। तो 4 माइनस -1 करेंगे कि अच्छा डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, तो आपके पास आ जाता है 5। फिर 3 और 15 में कितना डिस्टेंस है, वो आ जाता है हमारे पास 12। आप क्या करेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसको आपने स्क्वायर रूट कर लिया, तो आपके पास आंसर आ जाता है 13। लो जी मेरा डिस्टेंस क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। सो ये मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया क्योंकि अगेन सिंपल है, यहाँ पे ये हमने डिटेल में कर लिया है, ठीक है। अब सारे जो आपके फॉर्मूलाज आने वाले हैं, चाहे ये हो कुछ भी हो, मैंने आपको बेसिक्स दे दिए हैं कि यार अगर आप फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सबसे पहले आया किधर से, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। अगर फॉर्मूला याद नहीं, जो तरीका है वो तो एटलीस्ट अब आपको याद होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम ही हम लगा रहे हैं और कोई काला जादू नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। सो इससे हमारा 7.1 का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है पूरी, इट इज द सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें हर पॉइंट के बीच में। क्या मतलब 7.1 है, ठीक है। इसमें आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना याद चाहिए, याद सबसे पहला तो कि जो आपका ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला वो है ये, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जो आपका पहला सवाल है उसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस बोला है कि -2, 1 एंड 1, 5 के बीच में डिस्टेंस निकालो। वही सेम कैलकुलेशन रिपीट यहाँ पे हुई है, जिससे हमारे पास आंसर आ जाता है 5, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, रिपीट हो रही है आपकी कैलकुलेशन, क्या 1 और 7 के बीच में एंड 1 एंड 9 के बीच में, ठीक है।
सो 1 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है 6, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर आ गया। फिर 9 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है 8, तो हमने 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लिया, आंसर आ गया हमारे पास 10। सारे के सारे जो ये सवाल है इसमें वही सेम मेथड लगने वाला है। ये आपका कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के पहले सवाल। सो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि यार ये जो मेरी बेस है और ये मेरी हाइट है, ये निकालो, इनको स्क्वायर करो और फिर अंडर रूट मार दो। यही कह रहा है ना आपको कि यार ए स्क्वायर जो आपका बेस हो गया और बी स्क्वायर हाइट हो गया, इनको स्क्वायर करके फिर आप स्क्वायर रूट कर दो, बस यही तो आपको फॉर्मूला कह रहा है। तो आप पहले x को उधर करो, y को उधर करो, डजेंट मैटर, बस आपने क्या करना है कि आप लेंथ निकाल रहे हो इन दोनों की और उनको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर रहे हो। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं दैट्स कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज। बस आपको क्या याद होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, ये तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखो सिर्फ, ठीक है। ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट इज द ट्रिक। फॉर्मूला भूल गए दैट्स कंप्लीटली फाइन। जो ये नोट्स है यहाँ पे, नोट्स में मैंने यहाँ पे इसलिए तो डाला हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है अगर आप रिविजन करें, ये सारे फॉर्मूलाज इसलिए तो यहाँ पे पढ़े हुए, तो आप बस इनको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई पर्टिकुलर बताएं। अच्छा ये वाला किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब सबसे पहले तो आपके पास जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ये आपको दिए हुए मिक्स्ड नंबर में, ठीक है। सो 2 होल 1 अपॉन, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपका बन जाता है 5 अपॉन, कैसे 2 टाइम्स 2 तो वो हो गया 4, 4 प्लस 1 5, तो 2 होल 1 अपॉन 2 किसके बराबर है 5 अपॉन 2 के। फिर आपके पास आ गया 5 होल 1 अपॉन 4, ये किसके बराबर है, आप 5 टाइम्स 4 करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो 21 अपॉन 4, ठीक है। अब आपके पास जो दो वैल्यूज हैं आपके पास वो कौन सी हो गई 5,2 और दूसरा हो गया आपके पास 21,4, 5 अपॉन 2 21 अपॉन 4। अब सिंपल है, आप 5 माइनस 5 अपॉन 2 करेंगे और माइनस 1 माइनस 21 अपॉन 4 करेंगे और फिर इसको स्क्वायर करेंगे और फिर आप स्क्वायर रूट करेंगे, तो उसके जो कैलकुलेशन है वो दिखने वाली है ऐसे ही है। क्या कर लिया आपने 2 होल 1 अपॉन 2 को आपने कन्वर्ट कर लिया इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आपने 5 माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर किया तो आपके पास 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर आ गया, माइनस 1 माइनस 21 अपॉन 4 स्क्वायर किया तो ये माइनस 25 अपॉन स्क्वायर हो गया। फिर आपने इनको ऐड किया, ठीक है। ये सिंपल अलजेब्रा है, ये मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला, इतना आपको आना चाहिए। अलजेब्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब करके स्क्वायर रूट ऑफ 725 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इससे आपके पास आंसर आ जाता है ये 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 4, आपका फाइनल आंसर ये आ जाता है, ठीक है। 9 एक सेकंड ये वाला या फिर आखिरी वाला, उसके ऊपर आते हैं, एक सेकंड एक एक करके आते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा ओके सो सो यहां तक 9 आप ये वाला कह रहे हैं या फिर क्वेश्चन 9 कह रहे हैं पार्ट, अच्छा क्वेश्चन 1 का 9, ठीक है। इसमें क्या सवाल, इसमें क्या मुश्किल आते हैं, वही सेम चीज है यार। आप लोग क्या करेंगे, -3/2 एंड -9/4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और -5/4 -7/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर कर लिया, ऐड कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, सिंपल। तो अगेन आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया x1, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2। आप क्या करेंगे -3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -9/4 से, तो ये हो गया यहाँ पे। फिर आपने क्या किया -5/4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया -7/3 से, ये हो गया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है आपके पास, ये वैल्यूज कंप्यूट करने के बाद आपके पास आ रहा है 3/4 होल स्क्वायर प्लस 13/12 होल स्क्वायर, ये हो गया। आप स्क्वायर करते हैं वैल्यूज को और फिर आप इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने से आपके पास आ जाता है आंसर 250/144 होल स्क्वायर रूट, जो किसके बराबर हो जाता है 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 12। इधर कंप्लीट करता हूं। आई थिंक सो ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास में आई थिंक सो मैं ये कंप्लीट करा लेता हूँ। सो हमने क्वेश्चन 1 एंड थिंक सो मैं कोलिनियरिटी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बेहतर है आई थिंक सो। एटलीस्ट ये पार्ट है आपका, ये मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया, अब आपको है ना मतलब सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि कोलिनियरिटी और ये जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्होंने आई बिलीव यहाँ पे नहीं कराए, हाँ यहाँ पे इन्होंने कोलिनियरिटी बस ऐसे ही फेंक दिया है, कोलिनियर, हाँ सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कोलिनियरिटी करने वाले हैं, स्लोप करने वाले, पैरेलल पैरेललोग्राम, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये हम पढ़ेंगे, और इससे हम ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है तो वो कितनी है, उसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सही है, उसमें सिर्फ मिड पॉइंट है और कुछ नहीं, ठीक है। सही है। सो नेक्स्ट क्लास में हम है ना ये दोनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे, एंड मिसलेनियस करके चैप्टर 7 हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं प्रॉब्ली क्लास रखूंगा आइदर कल या परसों, और संडे को जो क्लास होगी संडे में हम एनुअल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 7.1 है, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा आपका कोलिनियरिटी, कि कोलिनियरिटी का मतलब क्या है। अब इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि एक रफ पेज लेंगे हम, और उस रफ पेज पर हम ये करेंगे एक चीज ड्रॉ करने वाले। क्या ड्रॉ करने वाले, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये एक और पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो क्या, और फिर उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट बनाता हूं, लेट्स से यहाँ पे। ये जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं, अगर मैं एक रूलर लेता हूं, ठीक है, एक स्केल मैंने लिया, और उस स्केल से मैं एक ऐसी लाइन अगर बना पाता हूं जो इन तीनों को कनेक्ट कर पाए। कैसे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्केल रखा, ये ग्रीन कलर से मैंने एक स्केल बना लिया, और इस ग्रीन स्केल से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं जो इन तीनों पॉइंट्स को पास कर जाए, तो वो है आपका एक कोलिनियर, कोलिनियरिटी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिनियरिटी। तब जब एक स्केल, एक ही सीधी लाइन होगी जो तीनों लाइंस को कनेक्ट कर, जो तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो, ठीक है। क्या कंडीशन, कि तीनों पॉइंट्स कनेक्टेड हो, ये आपकी क्या है, कोलिनियरिटी, ये ऐसी लाइन थी। अब इसका मतलब कि कोलिनियरिटी क्या नहीं होती, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ये बनाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनाया, और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं, ये मैं रूलर से तो नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे सीधी सीधी लाइन नहीं हो रही, यहाँ से भी ऐसी सीधी सीधी लाइन नहीं हो रही, मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से ड्रॉ करके अपनी पेंसिल को रोकना पड़ रहा है, और फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये कोलिनियरिटी नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर में तब है जब सीधा 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 आप जा सकते हो, और है ना आपको डायरेक्शन चेंज करने की ना जरूरत पड़े, आप सीधे 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 जाते हो नॉन स्टॉप, ऐसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जबकि यहाँ पे मैं नॉन स्टॉप नहीं जा पा रहा, मुझे रोकना पड़ रहा है अपने हाथ को, मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब मैं सीधी लाइन नहीं बना रहा, मैं क्या एक टेढ़ी लाइन बना रहा हूँ। तो अगर लाइन ऐसे यूं भी हुई, लेट्स से एक और बुरी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हो गया और यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा उधर है, डजंट मैटर, सीधी अगर ऐसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते फायदा नहीं, भले थोड़ा सा टच भी ना, क्या होना चाहिए कि ये सीधे सीधे ऐसे यूं कनेक्ट होने चाहिए, सीधे। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियरिटी का, कि कोलिनियरिटी का मतलब क्या है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपके जो 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, वो कोलिनियर तब है जब वो सीधे सीधे एक एक करके कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पास पी क्यू और क्यू आर तो पॉइंट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल उस डायग्राम में एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे था, ये हमारे क्या था यहाँ पे, P
क्यू और आर, इनको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊं कि पी आर एक सीधी लाइन बने। ये है ना चीज इसने यहाँ पे बोली है, ठीक है। अगर कोलिनियर होते हैं आपके पॉइंट्स, ठीक है, अगर आपके सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ही सीधी लाइन होगी, ठीक है, वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब क्या है, उसका ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। अगर लाइन ये सेम है, सीधी सीधी है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी स्लोप जो ग्रेडियंट है वो तो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम रोक नहीं रहे लाइन को, हम सीधा सीधा एक लाइन बना रहे, बम्प तो कहीं बना नहीं रहे। तो इसकी मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्रेडियंट है यहाँ पे m1 और इसका जो ग्रेडियंट है m2 वो सेम होना चाहिए। या फिर अगर मैं ये पूरी लाइन लेता हूँ, लेट से ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा क्या है m3 ग्रेडियंट, ये भी मेरा सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ग्रेडियंट जो है ना वो सेम होगा जब मेरी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। लेकिन अगर ग्रेडियंट सेम नहीं हुआ, मतलब वो सीधी लाइंस नहीं हुई, मतलब ग्रेडियंट उनका सेम नहीं हुआ, तो ये कोलिनियर हुआ, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो ये हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं। सो यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? मैथ्स में हमेशा क्या होता है कि जब आप पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करते हैं तो आपकी है ना विजुअलाइजेशन आसान हो जाती है, तो आप है ना अंदाजा मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला सवाल है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 0,1, मतलब 0 यहाँ पे और 1 ये आ गया यहाँ पे, 0,1 मेरा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे दिया है। फिर आ गया 2,3, अच्छा 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अच्छा 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। फिर क्या दिया हुआ है 3,4, सो ये इधर और फिर इसको मैंने इधर बना दिया। अब क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? अगर मैं अंदाजन देखता हूं तो मेरी ड्राइंग को देखते हुए यस, अप्रोक्सीमेटली यस ये कोलिनियर हैं। लेकिन कंफर्म करने के लिए क्या, कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। ये अभी जो हमने पढ़ा ना कि कंफर्म कैसे होगा, ग्रेडियंट के थ्रू होगा कि क्या ये कनेक्ट हो जाएंगे एक एक करके। उसके लिए आप ग्रेडियंट निकालेंगे। क्या मतलब, हमें पता है कि हमने अभी जैसे पढ़ा था, एक सेकेंड, अरे मुझे थोड़ी सी चीजें बंद करनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि ये कंफर्म हम कैसे करेंगे, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि इनका ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। ये आपका m1 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूसरा हो गया आपका m2। जब आप देखेंगे कि m1 और m2 दोनों सेम ग्रेडियंट है, मतलब m1 मेरे पास वैल्यू आई 3 और m2 भी आई 3, इसका मतलब क्या है कि हाँ कि ये दोनों सेम, ये क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन अगर ग्रेडियंट की वैल्यू अलग आ गई, लेट्स से ये 3 और वो आ गया 2, तो मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं, तो ये कंफर्म ऐसे नहीं होगा। डायग्राम से क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेशन हो जाती है कि अगर लेट से सवाल था वो कहता है एक और पॉइंट, लेट से वो पॉइंट हमें दे देता है यहाँ पे, देख के मैं बता सकता हूँ कि यार कोलिनियर नहीं है, देख के बता सकता हूँ कि यार ये कोलिनियर कभी होने नहीं वाले, ठीक है। कभी कभार ये हो सकता है कि बहुत अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऐसे बने पड़े हो कि ऑलमोस्ट टच करता हो लेकिन टच ना करे, ऑलमोस्ट टच करता हो लेकिन तब भी कोलिनियर नहीं होगा। सो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर ड्रॉ करने जो ये एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है ना, इसमें मैंने हर एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिख लिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट चीज क्या है कि जो हमारी ये वाली जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो सारे कर लिए थे,
कि हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन 1 में 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। लेट्स से ये आपका पॉइंट है x1 y1 और ये आपको दिया हुआ है x2 y2। इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। सिंपल फॉर्मूला ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या करना है हमें, x1 और x2 इनके बीच में डिफरेंस लेना है। मतलब 1 और 7 के बीच में डिफरेंस लिया तो 7 माइनस 1 किया तो क्या आ गया आपके पास 6। उसको हमने स्क्वायर कर दिया। फिर उसमें ऐड करना है क्या, y1 और y2 के बीच में डिफरेंस लिया मतलब 9 माइनस 1 करना है तो 8 हो गया और फिर उसको हमने स्क्वायर कर दिया। इसको ऐड करके स्क्वायर रूट करना है तो इससे आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला हमने हर एक्सरसाइज पे लगा दिया। तो ये हमने यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें कि जो पॉइंट्स, जो तीनों के तीनों पॉइंट्स दिए मैं आपको, हमें हर 2 पॉइंट्स के बीच में ग्रेडियंट निकालना है। क्या मतलब, आप पहले करोगे ग्रेडियंट निकालोगे पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच में। तो मतलब मैं ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि ये मेरा हो गया x1 एंड y1 और ये हो गया x2 एंड y2। तो इनके बीच में डिफरेंस लूंगा 3 और 1 के बीच में, तो 3 माइनस 1 हो गया। और फिर इसको मैं करूंगा x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 0 यहाँ पे करूंगा। अच्छा, ग्रेडियंट मेरे पास क्या आता है यहाँ पे 1 आ जाता है। तो आंसर इसका मेरा हो गया 1। पहला मेरा ग्रेडियंट क्या हो गया, इन दोनों डॉट्स के बीच में 1। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेडियंट लूंगा इन दोनों डॉट्स के बीच में। सो 2,3 एंड 3,4 के बीच में मैं ग्रेडियंट लूंगा। सो इसका ग्रेडियंट की जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो क्या होगा, 4 माइनस 3, वही सेम स्टेप्स करके 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये करके मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, वापसी 1 आ जाता है। अच्छा, मतलब मेरा m1 और m2 दोनों सेम है, देयरफॉर ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 2 है। आपने क्या करना है कि जो भी आपके पॉइंट्स हो गए ए बी बी सी, ये आपने उनके ग्रेडिंग लेने हैं एंड चेक करना है। और जब वो आपके पास सेम आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोलिनियर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया, -5, -4, 1, 0 एंड 6, 7। हमने क्या किया कि 2 तरीके हो गए। एक तरीका हो गया ग्रेडियंट लेके और दूसरा हो गया भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में कि दोनों के डिस्टेंस सेम होने चाहिए। इसमें अच्छा नेवर माइंड, मैंने ये देखा नहीं, सो अपॉलॉजीज, ये मैंने देखा नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, मुझे लगा कि ग्रेडियंट यूज कर सकते थे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है कि ये हमारे पास लाइन पड़ी हुई है यहाँ पे। एक तरीका ये है कि आप ये लेंथ देखो कितनी है आपकी, ये लेंथ हो गई मेरी ए बी और ये लेंथ मेरी क्या हो गई यहाँ पे ए सी। अब आप ए बी और ए सी को ऐड करो, सॉरी ये आपका बी सी होगा। क्या हो गया, ए बी एंड बी सी, और फिर आप ये लाइन देखो, ये क्या हो गया ए सी। अकॉर्डिंग टू द रूल आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास एक डिस्टेंस आना चाहिए, लेट्स से 10, और वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके। तो ये अगर दोनों डिस्टेंस सेम हुए इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, ये आपके पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो ए बी का और बी सी का। फिर आपने क्या किया, ए बी एंड बी सी को ऐड कर दिया, उससे आपके पास क्या आंसर आ जाता है, इन दोनों को ऐड करते हो आप तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 होल स्क्वायर रूट अपॉन। फिर आप ए सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, वो क्या है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस दोनों सेम हुए, इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि ऐड अप होके सेम आ रहा है। तो ये 2 तरीके हो गए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा मिस्टेक हो गई, मैंने पहले देखा नहीं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ था, बट अगर डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है तो आपने इनका डिस्टेंस निकालना है, ऐड करना है और कंपेयर करना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं। और अगर कोई फॉर्मूला का नहीं कहता, नो इश्यूज, आप ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था शॉर्ट में। ये गूगल ड्राइव का फोल्डर है, इसको जब आप खोलते हैं यहाँ पे मैथ्स का फोल्डर आता है। ये मैथ्स के फोल्डर को जब आप खोलेंगे तो उसमें आप चैप्टर चूज करेंगे। तो
चैप्टर नंबर 7 फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर 7 के सारे सॉल्यूशंस इधर पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे, सिर्फ एक के नहीं बहुत सारे पड़े हुए हैं। सो द क्वेश्चन इज कि आप लोग गूगल ड्राइव, आप लोग मैसेजेस देख रहे हैं मेरे, मैं गूगल ड्राइव डिलीट कर दूं? आपने सभी मैंने पूछा उससे रिलेटेड। सो इससे क्या हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, कोलिनियरिटी एंड स्लोप, ये हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के जो मेन पार्ट्स है वो हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ये बोला हुआ है कि चेक वेदर, ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, क्या ये कौन से ट्रायंगल के हैं? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, या स्केलिन ट्रायंगल के? सो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे साइड सेम होते हैं। मतलब ये मैंने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है? सारे साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होगी। सो 5 5 5, ये क्या हो गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट क्या बोला हुआ है मुझे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी दो साइड सेम होते हैं लेंथ। क्या मतलब? ये मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, सो इसकी जो दो साइड्स हैं, लेट्स से ये एक साइड हो गई और दूसरी साइड हो गई, ये दोनों इनकी जो लेंथ है ये सेम होने वाली है। बाकी ये है, ये कोई सी भी हो सकती है, इसको हम बोल देंगे x, डजंट मैटर, लेकिन दो सेम होने चाहिए। वेरा जो इक्विलेटरल है उसमें सारे सेम होंगे। ये हो गया आपका दूसरा टाइप, आइसोसेलेस। फिर नेक्स्ट क्या है? हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। सो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे, और फिर ये आपके साइड हो गए ए बी एंड सी, एंड इनकी एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हो गया स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? हमारा नॉर्मल एक ट्रायंगल हो गया, लेकिन मेन जो ये तीन है, ये आपको तीन याद रखने हैं, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। अब बोला हुआ है कि यार ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे 2,3 5,3 2,1, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अब क्या करूंगा? मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। डिस्टेंस कैलकुलेट करने से क्या मुराद? लेट्स से ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा हो गया 2,3 पॉइंट यहाँ पे, फिर हो गया 5,3, वो हो गया यहाँ पे, और फिर 2,1, एक सेकंड, 2,3 यहाँ पे बनाया, फिर 2 और 3 यहाँ पे आ गया, इधर थोड़ा सा ऊपर, फिर 5,3 एंड फिर आपका ये यहाँ पे 2,1, ठीक है। ये मेरा क्या बना यहाँ पे? एक ये मैंने पॉइंट्स बना लिए। कौन से? ये वाले। इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिए। मैं क्या करूंगा अब? इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, और फिर इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ? डिस्टेंस कैलकुलेट करना हूँ। किस किस के बीच में? 2,3 5,3 के बीच में, 2,3 2,1 के बीच में, एंड 5,3 एंड 2,1 के बीच में। तो ये कैसे दिखने वाला है? ये दिखने वाला है ऐसे ही, ये रहा। सो ये हमारे पास 2,3 5,3 2,1 हो गए। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस किसके बीच? ए एंड बी के बीच। तो ये हो गया मेरा वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, किसके बीच? ए एंड बी के बीच में। फिर मैंने वही सेम चीज ए एंड सी के लिए रिपीट की, एंड वही चीज मैंने रिपीट की बी और सी के लिए। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फिर मैं देखूंगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? अच्छा, मुझे डिस्टेंस पता चला क्या है? 3 2 एंड स्क्वायर रूट 13। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता। इक्विलेटरल तो साइड में हो गया, सारे साइड सेम होने, एंड आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता। आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता क्योंकि दो लेंथ सेम होनी चाहिए, जबकि हमारे पास एक लेंथ है ये 3 और एक आई है लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये आइसोसेलेस भी नहीं हुआ एंड इक्विलेटरल भी नहीं हुआ। बचा हमारे पास तीसरा। तीसरा कौन सा आया हमारे पास यहाँ पे?
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर। इसको करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 13 और इस साइड पे आ जाता है 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 किसके बराबर है, 13 के। यस, इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर आखिर में बोला है पेरीमीटर निकालने के लिए। पेरीमीटर इज सिंपल, आप सारी जो साइड्स हैं उनको आप ऐड कर देते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आपके पास एक और चीज है कि स्केलिंग ट्रायंगल। अब मैं स्केलिंग पे आता हूं। स्केलिंग में ये आपका ट्रायंगल हो गया। इसका क्या है कि सारे साइड्स हैं उनकी लेंथ अलग होगी। तो ए, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ करता हूँ बी, और फिर ये हो गई लेंथ सी। तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, अलग है, और एंगल कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी 90 डिग्री हो। सो ये जो ट्रायंगल है इसकी जो लेंथ्स है तीनों की तीनों अलग हैं, तो उसकी वजह से ये एक स्केलिंग ट्रायंगल भी हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल भी है लेकिन स्केलिंग भी है, तो ये दोनों हो जाता है, राइट एंगल एंड स्केलिंग दोनों। ठीक है, सो ये जो हमारे 4 ट्रायंगल्स है ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। इक्विलेटरल के मतलब तीनों साइड सेम होगी, आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड सेम होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपका पाइथागोरस थ्योरम सच होगा उस पर, और आखिरी हमारा क्या है स्केलिंग। स्केलिंग में पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगा लेकिन सारे साइड्स अलग। ठीक है, तो ऐसे आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे कि यार ये कौन से टाइप का है, और पेरीमीटर के लिए आप ऐड कर लेंगे सारी वैल्यूज और आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सो इज दिस क्लियर। ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, इसकी साइड की लेंथ क्या है 1, इसकी क्या है 1, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया 2, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए तो स्क्वायर रूट 2। ये क्या है मेरा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, 2 साइड्स की लेंथ सेम है नंबर 1, और नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम सच है इस पे, एंड ये 90 डिग्री का है। तो ये मेरा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स से हम करते हैं आखिरी वाला नंबर 6। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे 1,2 एंड 7,2 के बीच में। इसके बीच में हम डिस्टेंस करेंगे, मैं मेंटली करके आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 6। ठीक है, सो आपने क्या किया, इसको मैं नंबर दे देता हूं ए बी एंड सी। पहले मैं लूंगा डिस्टेंस ए एंड बी के बीच में, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ये कितना होगा 6 हो जाएगा। इसके बीच में मैंने फॉर्मूला लगाया जो फॉर्मूला था और डिस्टेंस आ गया। फिर मैं लूंगा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो इसका क्या डिस्टेंस आ जाता है 6। फिर मैं लूंगा डिस्टेंस किसके बीच, ए एंड सी का, ए एंड सी के कोऑर्डिनेट के बीच में। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो ये हो जाता है आपका 4 टाइम्स 18, तो 2 स्क्वायर रूट 18। सो आपका जो डिस्टेंस है ए सी का वो आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 18। ठीक है, सो आपके पास जो फॉर्मूला था डिस्टेंस वाला, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया ए एंड बी, ए एंड सी और ए एंड सी के बीच में, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसमें से मुझे क्लियरली सबसे पहली चीज दिख रही है कि यार 6 एंड 6 सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो जरूर है। फिर जो यहाँ पे जो था, अब मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि क्या मेरे पास जो आंसर यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट ऑफ 72 ही रखते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे पास आंसर ये आता है या नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या करूंगा कि 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72 स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाता है 72, और यहाँ पे क्या आ जाता है मेरे पास 36 प्लस 36, तो उससे मेरे पास आंसर आ जाता है 72। मतलब पाइथागोरस थ्योरम मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक चीज ये, और दूसरी चीज आइसोसेलेस, क्यों, क्योंकि 2 लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हो गया बी आइसोसेलेस और सी राइट एंगल ट्रायंगल।
और फिर पैरामीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6 + 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 72, तो ये आंसर हो गया 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72। तीन जो मेन चीजें थी, या चार, एक सेकेंड, हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट चीज हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। आपके पास जो स्लोप्स थी, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब कि ये एक लाइन हो गई और ये एक दूसरी लाइन हो गई। इफ दे नेवर टच ईच अदर, मतलब ये आपकी लाइन ए हो गई, ये आपकी लाइन बी हो गई और वो वाली ए हो गई। इफ दे नेवर टच ईच अदर, मतलब ये ऐसे ही, इफ दे नेवर आप खींचते जाएं, इफ दे डोंट टच ईच अदर, भले आप इसको इनफाइनाइटली खींचते जाएं, तो ये क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल से क्या मतलब, एक चीज प्रॉपर्टी होती है, जो लाइन ए का जो ग्रेडियंट है एम, और जो आपके लाइन बी का जो ग्रेडियंट है, वो दोनों क्या होगा, सेम। तो इसको मैं बोलूंगा m1 और उसको मैं बोलूंगा m2। पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, m1 और m2 पैरेलल लाइंस का क्या होता है, हमेशा सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। m1 = m2 आपकी जो पैरेलल लाइंस है, एक नहीं और भी जितनी आप एक और यहाँ पे बना लें, ये हो गया आपका m3। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो क्या है, मतलब इनके ग्रेडियंट सेम होंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, मतलब m1 = m2। एक चीज ये हो गई। फिर परपेंडिकुलर लाइंस आ जाती है। परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है, ये मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे और फिर मैंने एक और लाइन बना ली ऐसे यूं करके। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, ये है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास कब आती हैं, जब यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में। अब ये वाली जो पहली लाइन है इसको मैं बोलूंगा m1 और जो दूसरी लाइन है उसको मैं बोलूंगा m2, ठीक है। हमारे दो ग्रेडियंट्स हो गए, जैसे पहले थे m1 m2, पहले क्या थे, ये एक दूसरे के बराबर थे। अब अगर मैं m1 और m2 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूं, सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, कब, परपेंडिकुलर लाइंस के। परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे मैं लिख लेता हूं परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखना होता है तो हम ऐसे यूं भी करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जो आपकी होती हैं, अगर आप उन दोनों के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास हमेशा एक ही आंसर आएगा, उस आंसर को हम बोलेंगे -1, ठीक है। सो हमारे पास दो लाइनें हो गई, एक हो गया m1 और एक हो गया m2। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आप उन दोनों के ग्रेडियंट्स को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, परपेंडिकुलर लाइंस सैटिस्फाई m1 m2 = -1। क्या मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ m1 मतलब पहली लाइन का और दूसरी लाइन का m2, हमेशा प्रोडक्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि उनका हमेशा एंड हमेशा जो ग्रेडियंट होता है वो -1 आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, और साथ में ये राइट एंगल ट्रायंगल टेस्ट ये भी हो गया। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये हो गया हमारा एक और प्रॉपर्टी। अगर आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं हुआ, अगर ये 90 डिग्री एंगल नहीं हुआ ना यहाँ पे, आपका पाइथागोरस थ्योरम हमेशा रॉन्ग होगा, उसके लिए एक और अलग फॉर्मूला होता है। अब इससे हमारा जो ये आ गया, अब दिस इज यहाँ पे आपकी है ना, मैंने आपको ट्रायंगल्स का बताया। अब यहाँ पे दिया हुआ है शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे शेप्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। हमने चैप्टर 9 में जैसे था, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या है कि सारे साइड्स हैं वो लेंथ सेम होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका 4 4 4 और 4, सारे साइड सेम होंगे। आपने क्या करना है, सबके बीच में पहले सबसे आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है। एक ग्राफ बनाएंगे आप ऐसे यूं करके, और उसमें आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ताकि एक अंदाजा हो कि यार हो क्या रहा है। सो -4, 2 b मतलब 1, 4, सो मैं यहाँ पे गया और इधर थोड़ा सा आ गया, फिर मैं c3, -1 इधर, और फिर d -2, -3, सो -2
-3 यहाँ पे। अब क्या मुझे करना है कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना मुझे चेक करना है इन पॉइंट्स के बीच में, और इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये सारे साइड सेम है तो उसकी वजह से उनका डिस्टेंस सेम है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक स्क्वायर हो जाता है। ऐसे आप वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। सो अगेन क्वेश्चन 4 में आपने क्या किया कि पहले हल्का सा आपने प्लॉट किया, आइडिया हो गया, एंड देन फिर आपने डिस्टेंस ले लिया उसके बीच में। सो यहाँ पे आप करेंगे ए और बी का डिस्टेंस लेंगे, आपके पास आ जाता है कि सारे साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो इससे आपके पास ये सारे वैल्यूज क्या है, सेम आ जाती हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि यार अगर सारे साइड सेम है तो उसका मतलब क्या है कि ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम की शेप क्या है, यू। ये जो दो पार्ट्स हैं, ये जो दो लाइंस, इनका क्या होता है, ग्रेडियंट, इनका ग्रेडियंट सेम होगा। या हो गया आपका m1 और ये हो गया m2। ये दोनों साइड्स की जो लेंथ एंड साथ में जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा, सेम। और जो ये वाले जो साइड्स हो गए यहाँ पे ये m3 और ये m4, ये दो साइड्स हैं, इनकी लेंथ भी सेम होगी और ग्रेडियंट सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने ग्रेडियंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, आइदर ऑफ देम आपने देखना है कि दो सेम है और दो सेम नहीं है, तो आप वापसी उसको प्लॉट करेंगे एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या ग्रेडियंट, उससे आपको पता चल जाता है कि वेदर दे आर पैरेललोग्राम और नॉट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में यही होगा। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी थी, ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन्स में, कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे साइड सेम होंगे। पैरेललोग्राम में क्या है कि दो साइड्स की लेंथ सेम होगी एंड उनका ग्रेडियंट सेम होगा। ये आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा के आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी, पता होंगी, तो तभी आपके ये पता होगा कि आप ढूंढ के आ रहे हैं, कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कौन सा ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। आप पेरीमीटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया पेरीमीटर क्लास 1 से निकालते हैं, ये जिसकी ये साइड्स पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, सो अब जो 7.2 हमारा आता है, एक्सरसाइज 7.2, उसमें है ना सिर्फ थोड़ी सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ था 7.1 एक्सरसाइज में। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए, एक चीज है नंबर 1। नंबर 2, हमें पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट क्या हो। अब मिड पॉइंट से पहले ये जो अल्फाज है मिड और पॉइंट, इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। मिड का क्या मतलब है, मिड आता है आपका मिडल से। ठीक है, मिड कहां से आता है, मिडल। मिडल का क्या मतलब है, बीच में। और पॉइंट क्या मतलब, एक तो कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट मतलब जैसे ग्राफ पे हो गया या फिर आपकी नंबर लाइन हो गई, तो पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट हो गया। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया और उस पर मैंने ये कोऑर्डिनेट रखा है यहाँ पे 2,3, ये एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। या फिर अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ तो ये 1 2, ये 0 3 4, बीच में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, ये क्या हो गया आपका 1.5, ये क्या है, एक पॉइंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट का मतलब ये कि हम बीच वाला कोऑर्डिनेट या बीच वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब ये ढूंढते कैसे हैं, एक सिंपल तरीका क्या है कि इसको मैं ये मैंने ओके, इसका जो सिंपल तरीका है वो ये है कि हमने चैप्टर नंबर 11 था, उसमें हमने एवरेज के बारे में पढ़ा है। अगर चैप्टर 11 में भी नहीं, जो आपके पुराने क्लासेस हो गई, आपको एक एवरेज का पढ़ाया गया है कि लेट्स से आपके पास एक नंबर हो गया 100, ठीक है, और दूसरा नंबर हो गया 200। अब आपको बोलते हैं इसका एवरेज लो, एवरेज या फिर मीन लो उसका। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 100 और 200 हो गए तो इनका एवरेज कैसे लेंगे, हम इन सब दोनों वैल्यूज को सम कर देंगे। तो हमने क्या किया, 100 प्लस 200 कर दिया। ठीक है, सम ऑफ द वैल्यूज। फिर इसको डिवाइड करते हैं कि कितनी वैल्यूज है। हमारे पास दो वैल्यूज पड़ी हुई, एक आपका 100 और एक आपका 200।
ये जब हम करते हैं हमारे पास एवरेज आता है 150। अब एवरेज का क्या मतलब है, मीन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समझे कि आपकी है ना नानी हो गई, ठीक है, ये आपकी है ना नानी हो गई, और वो क्या करती हैं कि ईद के वक्त उनके जो पोते होते हैं, पोतियां होती हैं, उनके लिए ना वो क्या बनाती है, लेट्स से चॉकलेट बनाती है, ठीक है, चॉकलेट, ये है ना चॉकलेट उनके लिए बनाती है अपने पोते पोतियों के लिए। अब पोते पोती उनके है ना अलग अलग किस्म के हैं, क्या मतलब, एक है ना बहुत छोटे वाले हो गए, जैसे आपके 2 साल के हो गए, कुछ कुछ हो गए थोड़े और बड़े वाले, वो हो गए आपके जैसे 14 साल के, और थोड़े हो गए और थोड़े से बड़े, जैसे 30 साल के, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये 3 पोते पड़े हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपका सबसे छोटा वाला है उसके पास है ना दांत जो है बहुत कम है, तो वो है ना इतने सारे चॉकलेट खा नहीं सकता, और खाएगा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे। तो ये है ना, इसके लिए आपकी जो दादी अम्मा है वो क्या बनाती है, सिर्फ 3 चॉकलेट्स बनाती है, ठीक है। फिर जो आपका 14 साल वाला हो गया, ठीक है, 14 साल वाला जो पोता हो गया, वो है ना भाई इतनी है ना टीनेज की साल में है, आपकी उम्र का है, वो तो कहेगा नहीं मुझे तो बहुत चाहिए, तो वो है ना खाता है 6 चॉकलेट, 6 नहीं ज्यादा कर देता है एक्चुअली, 8 कर देते हैं। और फिर जो आपका 30 साल वाला जो पोता है वो कहेगा यार मेरी शादी की उम्र है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना चॉकलेट क्यों खाऊं, मुझे इतना शौक नहीं है, मैं है ना कम चॉकलेट लूंगा, लेट से मैं लेता हूँ 4 चॉकलेट, ठीक है। अब दादी अम्मा जो है आपकी वो चॉकलेट तो बना रही है, लेकिन उनको एक अंदाजा चाहिए कि यार मैं कितने चॉकलेट्स बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि 3, 8 और 4 तो हो गया, सही है, 3, 8, 4 हो गया, लेकिन अंदाजन तौर पे जब मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं हर बंदे को कितने चॉकलेट दे रहा हूं। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यार 2 साल वाले बच्चे को मैं 3 चॉकलेट दे रहा हूँ, 14 साल वाले को 8 दूंगा, और जो 30 साल वाले उसको 4 दूंगा, ये बोलने में मुझे टाइम लग रहा है। तो हम एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आते हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज का क्या मतलब है कि आप पहले वैल्यूज लें उनको सम करें, तो हम क्या करें 3 + 8 + 4, ठीक है, और फिर आप इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी हो गई 1, 2 और 3, ये हमने इनको अब क्या कर लिया कि 3 वैल्यूज हो गई, तो हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया, इसको आप सॉल्व करते हैं तो 5 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं हर बच्चे को ऑलमोस्ट लगभग 5 चॉकलेट दे रहा हूं। क्या मतलब, अंदाजन मैं हर बच्चे को ऑलमोस्ट 5 ऑन एवरेज दे रहा हूं, ठीक है। एवरेज को उर्दू में क्या कहते हैं, दरमियाना, ठीक है, दरमियाना। अब ये दरमियाना, ये जो एक दरमियान की जो वैल्यू है वो आप निकालते हैं इसलिए ताकि अगर कोई बोले आपके पास आता है और कहता है कि यार आपके इतने सारे पोते, अभी तो सिर्फ 3 पोते लिखे हैं मैंने, अगर आपके 10 पोते हो गए फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा एक पोते को मैंने 3, दूसरे को 4, तीसरे को मैंने 10 चॉकलेट, किसी और को 5। इसमें बोलने में बहुत टाइम लगता है, ये इन 3 पोतों को मैंने कितने चॉकलेट दिए बोलने में टाइम लगता है। तो आप ये सिंपली बोल देते हो कि यार मैंने है ना दरमियान में क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया, मतलब मैंने हर बंदे को 5 चॉकलेट दे दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदाजन मैंने हर बंदे को 5 चॉकलेट दे दी, इसको मैंने 5 दे दिए, इसको 5 दे दिए, इनको 5 दे दिए। अगर मैं 5 5 5 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 15 आ जाता है टोटल। और हाँ, मैंने टोटल 15 चॉकलेट्स बनाई थी, अगर आप देखें तो 3 + 8 + 4 मैंने 15 चॉकलेट्स बनाई थी, लेकिन मैंने हर बंदे को सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट नहीं दी। लेकिन अगर मैं एक एवरेज लूं तो मैंने हर बंदे को दरमियान में 5 चॉकलेट्स दी है। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका एवरेज का। तो आप क्या करें, एक बीच की वैल्यू निकाल लें, दरमियान, वही दरमियान का क्या मतलब, बीच की एक वैल्यू निकाल लें है जो आप जनरलाइज कर सके कि यार अच्छा मुझे सिर्फ ये नंबर बोलना है और वो मल्टीप्लाई मैं कर लूं जितने भी लोगों के साथ है, तो मेरे पास टोटल चॉकलेट वो सेम आ जाए, उससे वो चेंज नहीं हो रहा। तो मैं एवरेज पे, ठीक है, ऑन एवरेज में हर बंदे को 5 चॉकलेट्स दे रहा हूं ऑन एवरेज। किसी को हाँ थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, नो इश्यूज, लेकिन ऑन एवरेज, एवरेज मतलब दरमियान, दरमियान में मैं 5 चॉकलेट्स दे रहा हूं।
ये वो मतलब है उसका एवरेज का। तो अब कोई आता है मेरे पास और कहता है कि यार आपने हर बच्चे को कितने चॉकलेट दिए, तो आप कहते हैं यार मैंने अंदाजन हर बच्चे को दरमियान के 5 चॉकलेट दिए, ऑन एवरेज मैंने 5 चॉकलेट दिए, इंस्टेड ऑफ यार एक था मेरा अली उसको मैंने 3 दी, फिर उसके बाद अहमद था उसको 8 दी। इसको बोलने में टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम कहते हैं दरमियान में कि आपने 5 दी। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट में भी आप वही कर रहे हैं, आप है ना दरमियान की वैल्यू निकाल रहे हैं, बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो ये जो हमने यहाँ पे किया था 100 हो गया और 200 हो गया, 100 और 200 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, वो आती है 150। तो आप एक दरमियान की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कैसे करते हैं, आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। और आप ये सेम चीज करते हैं हर चीज के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5 एंड 6,9। अब 2 एंड 6 आपकी क्या है, एक्स वैल्यूज है, 5 एंड 9 क्या आपकी वाई वैल्यूज है। अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट्स का दरमियान वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 एंड 6 को ऐड कर दूंगा और फिर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ गया 4। फिर मैं वही y के साथ भी रिपीट करूंगा, y1 प्लस y2 5 प्लस 9, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेरे पास दरमियान की वैल्यू आ गई 4,7। आपको है ना प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये है ना दरमियान बात के। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट था 2,5 और इसको मैंने लेबल कर दिया यहाँ पे, ये मेरा ग्राफ पे आ गया इधर 2,5, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा था 6,9, सो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6,9 लेबल 6,9 हो गया यहाँ पे। अब हमने वैल्यू कौन सी निकाली थी, 4,7, तो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 4,7 जो हमने कैलकुलेट की थी। या देखें यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू है ग्रीन वाली, ये बिल्कुल बीच में आ रही है, बिल्कुल बीच में। यहां से अगर आप इधर जाएंगे तो सेम डिस्टेंस है, यहां से इधर जाएंगे सेम डिस्टेंस है, तो इससे हम कहते हैं मिड पॉइंट, बीच की वैल्यू। आप एवरेज निकाल रहे हैं, बीच की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका मिड पॉइंट का, और यही सिर्फ एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। एक ये चीज हो गई। सो यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? इससे हमारे क्या हो गया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये उसके ऊपर है, ये तो हमारा हो गया। और बाकी ये जो आपके मिड पॉइंट है ये भी हो गए। अब एक चीज है जो 7.2 में रहती है, वो है आपके शेप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। जो हमने चैप्टर 9 में शेप्स पढ़े थे उससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, वो हमें याद रखनी। सबसे पहले डायगनल्स हो गए। डायगनल्स वो क्या होते हैं, आपके मिड पॉइंट्स। क्या मतलब, डायगनल्स जैसे हमने पढ़े हुए हैं कि आपने ये एक डायगनल यहां से लेके यहां तक और ये एक और ऐसे आ गया, ये क्या है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये बीच वाली वैल्यू है। ये आपका समझे एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया। आप एक्स के बिल्कुल आधे पॉइंट पे आ रहे हैं, इसके और इसके बीच में आप तो क्या ले रहे हैं, मिड पॉइंट ले रहे हैं, तो आपके पास एक्स की आधी वैल्यू यहाँ हो जाती है। एक ये वाई का भी सेम सीन है। वाई में क्या है कि ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया, आप बीच की वैल्यू लेते हैं इसलिए जाके आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो डायगोनल्स आपके ऐसे ही आ गए। और दूसरी चीज ये हो गई कि एक थ्योरम है मिड सेगमेंट थ्योरम ट्राइंगल में, कि segment joining midpoints of two sides is parallel to the third side and has half its length। क्या मतलब, इसको आई थिंक सो मैं डायग्राम में दिखा दूंगा बेहतर। एक सेकेंड, सेगमेंट इसकी डायग्राम अच्छी वाली मैं दिखाऊं तो बेहतर ही होगा। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपने इसको यहां से कर दिया, ये आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स आ जाते हैं यहां से, ठीक है। सो ये आपके पास बीच में आपने यहाँ पे लाइन बना दी, तो ये इनकी है ना सेम लेंथ हो जाती है। ए डी और डी बी ये है ना आधे में स्प्लिट हो गए, और वैसे ही ए ई और ई सी ये आपके आधे स्प्लिट हो गए, ठीक है। तो इससे आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स भी आ गए, और ये जो लेंथ है ए डी डी बी ये एक दूसरे के बराबर हो गई, ए ई और बी ई सी ये भी एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। ये आपका मिड सेगमेंट एक सिंपल फॉर्मूला और थ्योरम हो गया। ये है ना मेन चीजें हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड। सो ये करके हमारा पूरा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। चले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने
ये वाली लाइन थी, ये एक ट्रायंगल हो गया, पहले ये हो गया और यहाँ से ऐसे ही हो गए, ठीक है। अब लेट से मैं एक है ना बीच से ये पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। ये समझो आपका मिड पॉइंट है। वो क्या आ रहा है कि अगर ये पूरी लेंथ 8 थी तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ये लेंथ आपकी पूरी 10 थी तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो ये वाली लेंथ से ये एक दूसरे के सेम की है, बराबर की, और ये वाली जो लेंथ है ये एक दूसरे बराबर की है, ठीक है। बस ये दैट्स इट। और ये आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये याद रखना आपने, ये ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये आपके क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये इसकी हाफ होगी। तो अगर ये पूरी लेंथ आपकी 20 है तो ये उसकी हाफ 10 होने वाली है, ठीक है। बस ये आप रहा है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर, लेट्स से आपके पास ये हो गया और ये हो गया, और आपके पास ये समझे आपका एक ट्रायंगल हो गया, और यहां से ये आपकी एंगल है, ये समझे है 80 डिग्री। तो बाइसेक्शन तब होती है जब वो बिल्कुल उसको 50-50 में स्प्लिट मारता है। ऐसे ही स्प्लिट मारता है, इक्वल स्प्लिट मारता है। जैसे पिज्जा होता है, अगर आप और अपने भाई शेयर करते हैं तो आप उसको आधा ऐसे यूं कट करते हैं कि आपके भाई के पास भी बिल्कुल आधा पीसा है, तो 40 डिग्री, और आपके पास भी 40 डिग्री, इक्वल होना चाहिए। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल इक्वल शेयर करता है। बाइसेक्ट ये होता है। सवाल है दूसरे चैप्टर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।